अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। हम लोग चैप्टर नंबर 4 रहनुमाई और मुशावरत पढ़ रहे हैं और आज हम करेंगे रहनुमाई के उसूल। ये तो आप जानती हैं कि रहनुमाई करने वाला एक माहिर नफ्सियात होता है जिसने रहनुमाई की खुसूसी ट्रेनिंग ली हुई होती है, और जिसकी वो रहनुमाई करता है वो कोई बच्चा या नौजवान होता है और जिसको मज़ामीन के चुनाव या पेशे के इंतखाब के सिलसिले में मदद दी जाती है। इस अमल के दौरान रहनुमाई करने वाले माहिर नफ्सियात को मंदरजा झैल उसूलों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले है इज़्ज़त व एहतराम। इसका मतलब ये है कि रहनुमाई करने वाले माहिर नफ्सियात को उस बच्चे या उस नौजवान को इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, और ख़्वाह वो किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, ख़्वाह उसकी कोई भी उम्र हो, जिसकी रहनुमाई की गरीब हो या अमीर, उस बच्चे या उसमें सलाहियतें कम या ज़्यादा जाता है, लेकिन एक मशार की हैसियत से एहतराम देना उसको बहुत ज़रूरी है। एहतराम देना के बगैर रहनुमाई का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी एहतराम की वजह से मशार अपनी मुश्किलात और मसाइल मशीर यानी रहनुमाई करने वाले माहिर नफ्सियात को बयान कर देगा। इज्जत और फिर माहिर नफ्सियात दुनिया मसाइल को हल कर सकता है, और ये एहतराम मुआशरती इस्तेहकाम के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है, और एहतराम की बदौलत ही इंसान एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। जब माहिर नफ्सियात मशार को ये यकीन दिलाएगा कि वो उसका एहतराम करता है, तब मशार अपनी मुश्किलात और परेशानियाँ माहिर नफ्सियात के सामने बयान कर सकेगा, और तभी माहिर नफ्सियात उसकी मदद कर सकेगा। दूसरा असूल ये है कि हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है और उसको एक मुनफरिद फ़र्द समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर शख्स की अपनी एक इनफरादी शख्सियत होती है, ज़हानत में वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है, उसकी सलाहियतें, उसकी दिलचस्पियाँ, उसका माहौल, उसके जो तजुर्बात हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो एक बच्चे या एक नौजवान के ऊपर जो उसूल अप्लाई किए जाते हैं वो दूसरे बच्चे या नौजवान के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो रहनुमाई करने वाला माहिर नफ्सियात हर बच्चे को मुख्तलिफ मशवरा देगा, वो एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकेगा। इसके साथ दूसरा असूल ये है कि हर फ़र्द को मुकम्मल शख्सियत के तौर पर उसका इदराक किया जाए। मुकम्मल शख्सियत से मुराद ये है कि किसी शख्स के किरदार या उसकी शख्सियत के सिर्फ़ एक पहलू को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी शख्सियत के तमाम तर पहलू, उसकी ज़हानत, उसकी दिलचस्पियाँ, उसका खुसूसी रुझान, उसकी शख्सियत, उसकी आदत, उसके अंदाज़, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर ही उसकी रहनुमाई की जानी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि रहनुमाई एक इज्तिमाई अमल है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो एक माहिर नफ्सियात ही बच्चे की या नौजवान की रहनुमाई करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस रहनुमाई के पीछे सिर्फ एक ही शख्स या एक ही फ़र्द नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पूरा इदारा, बल्कि पूरा एक मुआशरा होता है, और बहुत से अफराद और बहुत से तंजीमों की कोशिश उसमें शामिल होती है। मसलन इसमें उस्ताद का मशवरा शामिल होता है, माँ बाप की रजामंदी शामिल होती है, और स्कूल की इंतज़ामिया भी उसमें शामिल होती है। रहनुमाई का अगला असूल ये है कि मुशीर और मुशार के दरमियान ताल्लुक़ बहुत अहम होता है। ये ताल्लुक़ उस तरह का नहीं होता जैसा बाप बेटे के दरमियान या माँ बेटी के दरमियान होता है, ना ही ये ताल्लुक़ उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ की तरह होता है। माँ बाप और औलाद के दरमियान प्यार मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता होता है, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप अपने बच्चों को डांट भी देते हैं, वो उनको हुक्म भी देते हैं। उनकी बात मानना बाज़ औक़ात बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, बच्चे उनसे डरते भी हैं, और किसी मामले में माँ बाप अपने बच्चों को इख्तियार दे देते हैं, लेकिन कुछ बातों में वो उनसे ज़बरदस्ती भी करवाते हैं। माँ बाप के साथ एहतराम होने के बावजूद औलाद माँ बाप से खुलकर बात नहीं कर सकती। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द के दरमियान भी जो ताल्लुक़ होता है वो बहुत रस्मी होता है, और शागिर्द उस्ताद से बेतकल्लुफ़ी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता। लेकिन एक माहिर नफ्सियात और एक मशार के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो इन दोनों किस्म के ताल्लुक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यह ताल्लुक़ बिल्कुल इस तरह का होता है जैसे मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान ताल्लुक़ होता है
کہ مریض ڈاکٹر سے بالکل کھل کر اپنی ہر تکلیف، ہر مصیبت اور ہر مشکل کا ذکر کر دیتا ہے۔ اسی طرح رہنمائی کے دوران مشار ماہر نفسیات کے ساتھ ہر قسم کی اپنی مسئلہ، اپنی مشکل اور اپنے دل کی بات کر لیتا ہے۔ مشار ماہر نفسیات کا احترام تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے تکلفی سے اپنے مسائل بھی اس کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اور مشیر اپنا علم، اپنا تجربہ اور اپنی ٹریننگ جو اس نے لی ہوئی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بچے یا اس نوجوان کو ایسا مشورہ دیتا ہے جس سے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کون سے مضامین لیے جائیں اور کیا پیشہ اختیار کیا جائے جو اس نوجوان کی صلاحیتوں کے مطابق ہو اور جس میں وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے۔ رہنمائی کا اگلا اصول یہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل سب یکساں طور پر اہمیت رکھتے ہیں، اور کسی طالب علم کو مشورہ دیتے ہوئے، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے مشیر کو نہ صرف اس کے ماضی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے بلکہ اس کے حال اور مستقبل کی صورتحال کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ماضی سے مراد یہ ہے کہ اس بچے یا اس نوجوان کا پس منظر کیا ہے، وہ کس قسم کی تعلیم حاصل کر چکا ہے، ماضی میں اس کی اچیومنٹس کیا ہیں۔ حال سے مراد اس کی موجودہ دلچسپیاں، اس کی موجودہ صلاحیتیں اور اس کے موجودہ رجحانات ہیں، اور مستقبل سے مراد وہ عزائم، وہ خواہشیں اور وہ ارادے ہیں جن کو وہ مستقبل میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی مشار کو اچھے سے اچھا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کو کون سے مضامین لینے چاہیے، سائنس، آرٹس یا کامرس، اس کو کون سے فیلڈ میں جانا چاہیے، اس کو کون سے کورس میں داخلہ لینا چاہیے، یا اس کو کس قسم کے اسکول یا کالج میں داخلہ لینا چاہیے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ مشار کے ماضی، حال اور مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔